और चलिए फिलहाल आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ। प्रियंका गांधी वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पेशली महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। मैनिफेस्टो पे जरूर बात करेंगे। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी मुझे लगता है इससे ज्यादा सशक्त नारा आज तक लड़कियों के लिए इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। भारतीय राजनीति के अपने बहुत सारे पड़ाव रहे हैं, उन पड़ावों ने बड़ी क्रांतिकारी देखी है, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, पंचायती राज में 33% महिलाओं के आरक्षण की क्रांति हो, आईटी और दूरसंचार की क्रांति हो। और हर क्रांति जब हम इतिहास पलट के देखते हैं तो कहीं लगता है कि वहां से राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। मेरा अपना मानना है कि 40% महिलाओं का टिकट एक वो बड़ा पड़ाव था और आज उसी को आगे ले जाने के लिए, उसको वास्तविकता बनाने के लिए, उसको असलियत बनाने के लिए ये शक्ति विधान महिला मैनिफेस्टो के साथ हम आपके पास आए हैं। महिलाओं की भागीदारी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये सशक्त करेगी और सुनिश्चित करेगी। मैं आग्रह करती हूँ हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका जी से कि वो इस मैनिफेस्टो के बारे में आपसे बात करें। ये पहला इतिहास में, हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहला वुमेन मैनिफेस्टो है, तो जरूर इसको आगे भी इस बात को पहुंचाइए। मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं, उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक
जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वह भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का और वह लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए
उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता। 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप जानते हैं, कल ही मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी संकट उनको जो आई कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। हाँ, आपको नहीं। अच्छा, सॉरी। तो 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी। राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे। आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी में। 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है। 2014 के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है और महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है। तो ये जो जातिवाद, सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से कि एक बहुत बड़ा मौका है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिए आप सब जानते होंगे, एनएसएस रिपोर्ट में ये आया है कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 5 घंटे हर रोज कम से कम काम करती हैं और इसके साथ साथ भारतीय पुरुष अवैतनिक घरेलू कामों में सिर्फ 1.5 घंटा प्रतिदिन करते हैं। तो ये बहुत इम्बैलेंस है, समाज में भी है। राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए का मासिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकादमी
महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफडी सावधि जमा बनवाई जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी, जिससे जिन महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है उन्हें समर्थन मिले, उनके लिए एक पॉइंट हो जहां वो जा सकती हैं, मदद मांग सकती हैं, जहां पे दूसरी महिलाएं उनको ठीक तरह से समझा सकती हैं और जो उनके हक हैं उनसे अवगत कर सकती हैं और उनके जो अधिकार हैं और जो लीगल टर्म्स हैं। सुरक्षा के लिए मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शायद सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालात है। यहाँ पे एक ऐसा दिन नहीं बीतता जहाँ कोई महिला मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है और कितना शोषण हुआ है। एक दिन नहीं बीतता, हर रोज कोई ना कोई आके कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। न प्रशासन से मदद मिल रही है, न पुलिस से मिल रही है। और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस मदद अपराधियों की करती है, क्योंकि अपराधी ज्यादातर सत्ताधारी होता है या फिर जो सत्ता में है उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप होता है या उनकी जान पहचान के होते हैं। तो हमने बार बार ये देखा है। तो हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये चीजें, इनमें सख्ती आए। उसके लिए पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरियां देने का हमने घोषणा की है और हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादातर केस ऐसे देखे हैं जहां पे एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि साठगांठ होती है, या फिर जैसे मैंने कहा जिसने अत्याचार किया है उसका सत्ता के साथ कोई एक्सेस होता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए कि ऐसे केसेस जो हैं इसमें अगर किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे के लिए मैंने पहले ही कहा। सुरक्षा के लिए और विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन, जिसमें 6 महिलाएं होंगी, 2 न्यायाधीश, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी। ये पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने धमकाने जैसे मामलों में कार्रवाई करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता हेतु 3 सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। तो हर जिला में एक ऐसा प्रकोष्ठ होगा, हर जिले में, जहां आपको कानूनी सहायता मुफ्त मिल सके और आपको कानूनी सलाह मिल सके अगर आप पर इस तरह के अत्याचार किए गए हैं। सेहत के लिए जैसे हमने पहले भी ऐलान किया है, कोई भी बीमारी हो तो 10 लाख रुपए तक सरकारी इलाज मुफ्त किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। पीएचसी और सीएचसी को मजबूत किया जाने के लिए अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मासिक धर्म से संबंधित वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति होगी। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए प्रत्येक पीएचसी में एक अलग महिलाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य शक्ति केंद्र दिया जाएगा, बनाया जाएगा खास महिलाओं के लिए, जहां पे सिर्फ महिला उसको संचालित करेंगी और वहां महिला डॉक्टर भी उपलब्ध होंगी। तो ये स्वास्थ्य के लिए थी। ये मोटी मोटी है जो हमने पॉइंट्स हमने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी बहुत सारी ऐसी, ये हमारा घोषणा पत्र है। यहाँ की वहाँ
मैं आग्रह करूंगी कि हमारे बीच में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी हैं, वो ज़रूर इस बात को बोलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने ये बड़ी पहल करी है, पर बाकी देश में भी इसके बारे में काफ़ी सुगबुगाहट है। तो नेता जी, आपसे आग्रह है कि इस बड़ी पहल का, इस सशक्तिकरण के बारे में ज़रूर बोलें। थैंक यू सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी जी ने जो पहल लिया है 40% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, संगठन के अंदर की बात है। कांग्रेस पार्टी के 40% टिकट्स महिलाओं को दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं तो बहुत ही भाग्यशाली है और आवाज पूरे देश से उठ रही है। अब आज जो मैनिफेस्टो यहाँ पे जो रिलीज हुआ है, आप सभी पत्रकार भाइयों ने देख ही लिया होगा और सुन ही लिया होगा। आपके अंतरात्मा ये कह रही होगी कि जो भी बातें उठाए हैं महिलाओं को लेके, वो बातें बिल्कुल उत्तर प्रदेश की महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण, 40% टिकट्स देके, और उत्तर प्रदेश के महिलाओं के बारे में जो सोच है कांग्रेस पार्टी की, वो इस महिला मैनिफेस्टो में है। पूरे देश से महिलाएं बढ़ चढ़ के सोच रही है कि कब संगठन के अंदर भी ये डिसीजंस हो जाए, जब दूसरे प्रदेशों में भी ये डिसीजंस है। पर अब उत्तर प्रदेश की बात है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश के महिलाओं पे कि वो बढ़ चढ़ के महिलाओं को जिताने का भी काम करे, ताकि सही मायने में पूरे देश में महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण विधानसभाओं में भी हो। धन्यवाद। बोल दो। अभी प्रियंका गांधी जी का ये सुझाव है कि अगली बार से जो पहली रो है वो महिलाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे, तो ये आप पर भी लागू होने वाला है। नेक्स्ट रो से हमारी सीएलपी की लीडर मोना मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। इस मैनिफेस्टो कमेटी की सदस्य रही हैं और महिलाओं, इसके बाद महिलाओं के बारे में जोर शोर से लड़ती हैं प्रियंका जी के साथ। वो जरूर इस पर कुछ बोलेंगी। अभी सबसे पहले तो मैं आज आभार व्यक्त करूंगी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, कि आज उन्होंने एक सपने को सच किया है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने जो संघर्ष देखा है और जिस संघर्ष में लगातार प्रियंका जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो 9 की घटना रही हो, चाहे वो शाहजहांपुर की घटना रही हो, हाथरस की घटना रही हो, या लगातार हर वर्ग की महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने संघर्ष किया है। साथियों, ये जो मैनिफेस्टो आज, जैसा कि प्रियंका जी ने कहा कि ये पहला महिला मैनिफेस्टो है इस देश के राजनीतिक इतिहास में, मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहती हूं कि ये केवल मैनिफेस्टो नहीं है। इस मैनिफेस्टो का एक भाग, जो हमारा जो प्रतिज्ञा थी प्रियंका जी की, वो हमने चुनाव के पहले पूरी की है। 40% महिलाओं को टिकट देना, ये पहली प्रतिज्ञा थी प्रियंका जी की, और इसी की कड़ी में ये पूरी प्रतिज्ञाएं और मैनिफेस्टो बना है। तो इसकी शुरुआत हमने पहले कर दी है। एक प्रतिज्ञा प्रियंका जी ने चुनाव के पहले पूरी की, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में
जिसने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करी है और उसको पूरा किया है। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि देश को महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दिया। देश को पहला महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में दिया। इस प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के रूप में दिया। और आज आपके बीच में मैं भी बैठी हूं। ये भी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी की महिला सशक्तिकरण की सोच है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि एक बहुत बड़ी सोच है, एक विचारधारा है जो आपके बीच में आज प्रियंका जी ने रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे मीडिया के साथियों के बीच ये प्रतिज्ञाएं, ये मैनिफेस्टो रखा है प्रियंका जी ने। आपके माध्यम से ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में लड़की हूं लड़ सकती हूं की प्रतिज्ञा जरूर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से सवाल लेंगे। मैं आशा करती हूँ सबके पास आएंगे हम, पर क्योंकि महिलाओं का मैनिफेस्टो है तो ये शायद ये सही होगा कि हम एक महिला से ही शुरुआत करें। एएनआई से कामना जी, आप अपना सवाल पूछिए। थोड़ा सा ये बोल दूं कि आज के सवाल सिर्फ महिला मैनिफेस्टो पर ही होंगे। महिलाओं से रिलेटेड है। पहला सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि आपने जब से ये जारी बात बोली कि हम 40% महिलाओं को देंगे, तब से आज तक आप क्या देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है, आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं? आप इतना समय में उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है, इसी से रिलेटेड सवाल है कि महिलाओं के लिए विपक्ष का ये कहना है, खासकर भाजपा ये आरोप लगा रहे हैं कि आप 60 साल से उत्तर प्रदेश में थे, आपने तब महिलाओं के लिए क्या किया, यहाँ तक कि इज्जत घर तक नहीं दिए। तो मैं एक सवाल है, मैं 2 रिस्पॉन्स और ये दोनों चीज़ को जानना चाहूँगी। भाजपा के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि पिछले 7 सालों से वह सरकार में है, तो ये जो 60 साल 70 साल वाली रट है ना, ये एक हद तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। उन्होंने क्या किया है उस पर बात करें। और हर चीज के लिए एक समय होता है। ये एक नई पहल है, इसके लिए समय आ गया है। जैसे मैंने कहा, जहां आपने पूछा कि मुझे क्या दिखता है, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे यही दिखता है कि 2 चीजें, एक महिला शोषित है, दूसरा वो पीड़िता नहीं बनना चाहती, वो लड़ना चाहती है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, चाहे कोई भी हो। मैं दूर दराज गांव में जाती हूँ, वहां पे भी सबसे पहले आवाज उठाने वाली महिला होती है, मुझे पकड़ के पूछने वाली कि मेरा हक दो, कि मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। सबसे पहले महिला आवाज उठा रही है, क्योंकि अब समय आ गया है कि महिला अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। तो उसी का एक प्रतिबिंब है ये कि हम ये कदम उठा रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा है, जहां जहां मैं जाती हूँ, सब खासतौर से नौजवान लड़कियों में टिकट्स के लिए आपको लग रहा है कैंडिडेट्स? बिल्कुल, कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, काफी हमने अभी क्लियर भी कर लिए हैं और जल्द ही मैं पहली लिस्ट को अनाउंस भी कर लूंगी। न्यूज इंडिया से एक मिनट, मैं आऊंगी आपके पास, 2 मिनट दीजिए। न्यूज इंडिया से नगमा जी। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि नो डाउट कि जब से आपने ये नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में लड़कियों में थोड़ी जागरूकता आई हुई है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं आप? देखिए, यहाँ से हमने पहल की है। अब मेरी आशा है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं और दूसरे प्रदेशों में भी ये इस तरह की पहल हो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूं, मैं यहाँ की प्रभारी हूं, मैं यहाँ के लिए जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये कदम यहाँ उठाया है। मेरी आशा बल्कि ये है कि सारे राजनीतिक दल इससे एक नया कदम उठाएं। जी जी एक और घोषणा पत्र है जो सबके लिए है, बनाओ अलग से। क्यों, आप सशक्त नहीं है क्या? काफी, हाँ, 14% महिलाएं हैं, मैंने कहा विधानसभा में, आप सशक्त नहीं है? नहीं, कोई नहीं, करिए। नहीं, देखिए हमारा जो मैं समझा देती हूँ, हमारा जो मेन घोषणा पत्र है वो भी तैयार हुआ है। बाय द वे,
ये घोषणा पत्र और वो वाला, इसमें बहुत काम किया गया है। ये सिर्फ एक कमरे में बैठ के तैयार नहीं किया गया है। पिछले 10 महीनों से हमारी जो घोषणा पत्र समिति है, जिसके चेयरमैन सलमान खुर्शीद साहब हैं और सुप्रिया जी, मोना जी भी उस घोषणा पत्र समिति में हैं, वे हर जिले में गए हैं। जिले वार उन्होंने अलग अलग ग्रुप से बात की है, महिलाओं से, पुरुषों से, समाज के जो ग्रुप्स हैं सबसे बात की है, और उसके आधार पर ये घोषणा पत्र बना है। ये महिला वाला भी, और जो मेन घोषणा पत्र है जो मेरे ख्याल से अब 2 हफ्तों में तैयार हो जाएगा, तो उसका रिलीज भी होगा, उसमें भी मैं आपको निमंत्रण दूंगी, आप आइए। देखिए, शराब एक कारण है, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करते हुए प्रियंका गांधी मंच पे नजर आ रही हैं। महिला मैनिफेस्टो जारी किया गया है। महिला वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। आपको बता दें 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स, जिन्हें लुभाने के लिए एक ये बड़ा नारा प्रियंका गांधी बुलंद करती हुई दिखाई दे रही हैं।